मॉर्निंग बच्चों, आज हम नियंत्रण और समन्वय के बारे में विषय में अध्ययन करेंगे और इसके मुख्य बिंदु हैं पौधों में रासायनिक समन्वय और तंत्रिकी समन्वय, मानव तंत्रिका तंत्र और हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र और मानव मस्तिष्क। तो हम देखते हैं कि मानव का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है और हर अंग अपना अपना कार्य सुचारू ढंग से करते हैं। तो प्रत्येक जीवों के जितने भी सभी अंग हैं वो अंग आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करते हैं, उसी ही नियंत्रण और समन्वय कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य है दो प्रकार से होता है। पहला तो है रासायनिक पदार्थ के द्वारा और दूसरा होता है तंत्रिकी तंत्र के द्वारा। पहला है रासायनिक पदार्थ। तो पहले देखते हैं पौधों में रासायनिक समन्वय। तो पौधों में रासायनिक समन्वय में देखते हैं इसमें पौधे में भी विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो पौधों के विकास को रोकता भी है, कम भी करता है। तो पहला है आपका अग। ऑक्सीजन पहला जो पौधे का हार्मोन है उसका नाम है, या रासायनिक पदार्थ है उसका नाम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो वृद्धि नियामक हार्मोन है। ऑक्सीजन वृद्धि नियामक रासायनिक पदार्थ है, यानी कि पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये पौधे के शीर्ष भाग में चाहे तना हो चाहे जड़ हो, तो तना और जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है और पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके कार्य, ऑक्सीजन के क्या कार्य हैं? तो पहला कार्य तो आप लोग जान ही लिए कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, साथ में ही बीज रहित फलों का भी निर्माण करता है और पौधे को पुष्पन मतलब फूल खिलने के लिए उत्प्रेरित करता है। ये हो गया ऑक्सीजन का कार्य। दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन। जिबरेलिन भी सेम ऑक्सीजन के जैसा ही संरचना की दृष्टि से देखें तो ऑक्सीजन के जैसा ही हार्मोन है, लेकिन रासायनिक दृष्टि से थोड़ा सा अंतर है। ये जो जिबरेलिन है, मान लीजिए कोई पौधा है, गमले में कोई पौधा है, अगर इस पे हम जिबरेलिन का छिड़काव कर दें तो वो जो पौधा है लंबवत वृद्धि करता है, यानी कि सीधा लंबा हो जाता है। अगर बौने पौधे में हम जिबरेलिन का छिड़काव कर दें तो वो पौधा कैसा वृद्धि करेगा? लंबाई में वृद्धि करता है। अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये भी कोशिका के विभाजन के लिए उसको प्रेरित करता है, पौधे की कोशिकाओं को विभाजन के लिए प्रेरित करता है। इसका कार्य देखें तो पहला तो हो गया कोशिकाओं को विभाजन के लिए प्रेरित करना, साथ में जीर्णता में विलंब लाना। जीर्णता में विलंब मतलब पौधा जल्दी से जीर्ण नहीं होगा, पुराना नहीं होगा। और बीज की प्रसुप्ति को समाप्त करना। प्रसुप्ति का मतलब होता है जैसे कोई बीज है उसको हम कभी भी लगा दें और उसमें पानी डाले, खाद डाले, लेकिन वो जगता नहीं है, तो उस अवस्था को बोलते हैं प्रसुप्ति अवस्था। प्रसुप्ति मतलब वो सो गया है, तो उस अवस्था को समाप्त करता है जिससे बीज क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। अगला हार्मोन है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, और ये हार्मोन जो है प्राकृतिक रूप से, ये जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड जो है वो प्राकृतिक रूप से वृद्धि रोधक हार्मोन होता है और ये इसका जो कार्य है पतझड़ की क्रिया को नियंत्रण करना। जैसे पतझड़ होता है ना, क्या होते हैं पतझड़ में? पत्तियां पेड़ों से गिरते हैं, तो ये जो हार्मोन है वो क्या इसको नियंत्रित करता है? पतझड़ की क्रिया को नियंत्रित करता है। अगला हार्मोन है एथिलीन। पांचवा हार्मोन है एथिलीन।
एथिलीन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है, ये प्राकृतिक गैसीय अवस्था में होता है और ये भी वृद्धि को नियंत्रित करता है और इसका जो कार्य है फलों को पकने के लिए प्रेरित करना, फलों को पकने के लिए प्रेरित करना। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पौधों में भी विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो उसके वृद्धि, पुष्पन, जीर्णता को नियंत्रित करते हैं। अगला है आपका तंत्रिकी समन्वय। तंत्रिकी समन्वय समन्वय। तो तंत्रिकी समन्वय में ये देखते हैं कि जो समन्वय है या नियंत्रण की जो क्रिया है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मानव में तंत्रिका तंत्र। तो मानव का जो तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, यानी कि संरचनात्मक और कार्य की दृष्टि से अगर देखें तो इसकी जो इकाई है वो तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका को अगर ध्यान दें तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका को अगर ध्यान दें, इसकी संरचना को अगर हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है ना, और इस तंत्रिका कोशिका एक तंत्रिका कोशिका का चित्र है ये। तो इसमें अगर आप देखोगे तो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रहे हैं, है ना। सबसे पहले इस तंत्रिका कोशिका में बड़े साइज का संरचना है, तो उस संरचना को, ये जो संरचना है ये आपका बड़ा साइज का है, ये संरचना कहलाता है कोशिका काय। काय मतलब शरीर होता है, तो कोशिका का शरीर। उसके बाद बीच में आपको गोलक दिखाई दे रहा होगा, तो ये है तंत्रिका कोशिका का केंद्रक, ठीक है। और इसके किनारे किनारे विभिन्न शाखाएं निकली हुई हैं और इन शाखाओं को बोलते हैं द्रुमिका। इन शाखाओं में से एक शाखा जो है लंबा है, उन लंबे वाले शाखा को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, और इनके लास्ट का सिरा है तो ये तंत्रिका का अंतिम सिरा कहलाता है। तो ये हो गया आपका तंत्रिका कोशिका का संरचना, और यही तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़ करके तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये मानव के तंत्रिका कोशिका की संरचना है। अगला है हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र। तो ये आपका हाइड्रा का तंत्रिका तंत्र का डायग्राम है। इसमें अगर देखो तो कोई विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता। पूरे हाइड्रा में आप देखोगे तो पूरे तरफ तंत्रिका कोशिकाओं का जाल फैला हुआ है। अगर मान ले जाए कोई बाहरी वस्तु, क्योंकि ये जलीय जीव है, जल में रहता है, कोई बाहरी वस्तु इस हाइड्रा के बगल में आ गया तो उस उद्दीपन को ग्रहण करके पूरे तंत्रिका कोशिका के द्वारा पूरे शरीर में फैला देता है, और इस प्रकार से हाइड्रा क्या करता है, अपने बाहरी संवेदना और सूचनाओं को ग्रहण करके पूरे उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार से हम देखें तंत्र के समय में मानव में तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है, तंत्रिका कोशिका से। और अगला देखें हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र। अब इसके बाद अगला हमारा मानव का मस्तिष्क है, जो सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र है। तो मानव का मस्तिष्क, मानव के मस्तिष्क को देखें तो बाहर की ओर कोरोटी या खोपड़ी हड्डी जिससे ढका हुआ है, उसके अंदर मस्तिष्क हमारा सुरक्षित है। और मानव का मस्तिष्क को देखें तो वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क,
दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग है पश्च इस प्रकार से देखते हैं मानव का मस्तिष्क कितने भागों से बना हुआ है, 3 भाग से। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। चित्र में अगर हम देखें, इसकी संरचना देखें तो मानव का आगे का भाग, ये आगे का भाग ये अग्र मस्तिष्क के भाग में आता है, और अग्र मस्तिष्क जो है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। आपका पहला है इसमें घ्राण पिंड, घ्राण मतलब होता है सुगंध से संबंधित, घ्राण तो सुगंध से संबंधित, तो घ्राण पिंड में जो है वो सेरिब्रम, सेरिब्रम के आगे की ओर स्थित होता है, और इसका जो कार्य है, घ्राण पिंड का कार्य क्या है, सुगंध का ज्ञान करना। आप लोग जो नाक से सूंघते हैं ना, तो वो जो सुगंध का जो ज्ञान होता है किससे होता है, घ्राण पिंड से होता है। दूसरा है इसी का भाग, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम में आप ध्यान देंगे तो ये पूरा राउंडेड फोल्ड मुड़ा हुआ ये भाग दिख रहा है ना, सेरिब्रम, इसको हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। ये जो भाग है ये सेरिब्रम कहलाता है, और मस्तिष्क का अधिकांश भाग का निर्माण करता है। उसके बाद ये जो सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम ही सर्दी, गर्मी हम लोग जो सोचते हैं, समझते हैं, और विभिन्न प्रकार के भावना किसको बोलते हैं, जैसे लोभ, मोह, माया, इन सबको इसी प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम के द्वारा ही हमको उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये इसका नियंत्रण करता है। तीसरा भाग है किसका, तीसरा भाग अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग। तीसरा भाग है इसका डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन को अगर हम देखें तो वो ऊपर की ओर थैलेमस और नीचे की ओर हाइपोथैलेमस, ऊपर की ओर थैलेमस और नीचे की ओर हाइपोथैलेमस से मिलके बना हुआ है, और ये जो थैलेमस है सर्दी गर्मी इसका नियंत्रण करता है, और जो हाइपोथैलेमस है अंतःस्रावी ग्रंथियों के नियंत्रण, अंतःस्रावी ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र के बीच संबंध स्थापित करता है। अगला हो गया आपका दूसरा मध्य मस्तिष्क। अग्र मतलब आगे की ओर जो मस्तिष्क स्थित है, और मध्य मतलब जो मस्तिष्क के बीच में स्थित है। तो मध्य मस्तिष्क को देखें तो 2 भागों से मिलके बना हुआ है, ये बीच में है आपका मध्य मस्तिष्क, 2 भागों से मिलके बना हुआ है। पहला है सेरिब्रल पिंडकल, सेरिब्रल पिंडकल। तो ये सेरिब्रल पिंडकल जो है वो तंत्रिका तंतुओं की पट्टिकाएं होती है। ये जो सेरिब्रल पिंडकल है तंत्रिका तंत्र की पट्टिकाएं होती हैं, और यही जो सेरिब्रल पिंडकल है सेरिबेलम और सेरिब्रम को जोड़ता है। सेरिब्रम मतलब ये जो फोल्डेड वाला भाग है, और सेरिबेलम इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क को, हिंदी में अनुमस्तिष्क कहा जाता है, अंग्रेजी में सेरिबेलम, और ये सेरिब्रम और हिंदी में प्रमस्तिष्क। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, लगभग दोनों एक जैसे दिखाई लग रहे हैं और साउंड से, एक सेरिब्रम और एक सेरिबेलम। तो ये सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच संबंध, मतलब दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है। अगला है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ये दृष्टि मतलब देखने वाला, उससे संबंधित श्रवण मतलब सुनने वाला, इसके क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तीसरा भाग है आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में देखें तो इस मस्तिष्क के पीछे की ओर का भाग, पीछे लास्ट है ना, ये पीछे का जो भाग है वो कहलाता है पूरा पश्च मस्तिष्क, और ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये 3 भाग दिख रहे हैं आपको, एक तो है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जिसको हम क्या बोले थे, सेरिबेलम, है ना। ये 3 भागों से मिलके बना होता है। तो पहला है सेरिबेलम। सेरिबेलम देख रहे हैं, अनुमस्तिष्क जिसको हिंदी में कहते हैं
ये वाला भाग है, कितने पालियों से मिलकर बना दिख रहा है? 1, 2 और 3। तो कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? पालियों से, 3 पालियों से मिलकर बना हुआ है। और सेरिब्रम के बाद दूसरा बड़ा भाग है। ठीक है, ये किसको नियंत्रित करता है? पेशियों के संकुचन और शीतलन। संकुचन मतलब सिकुड़ना, शीतलन मतलब फैलना। पेशियों के संकुचन और शीतलन को नियंत्रित करता है। इसी का अगला भाग है पांस। तो ये जो पांस है सेरिबेलम के पास स्थित फूला हुआ, ये फूला हुआ संरचना दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ये फूला हुआ भाग जो है पांस है ना। और पांस के बाद तीसरा भाग है मेडुला एब्लोंगेटा। तो ये पीछे का जो भाग है, ये लास्ट वाला भाग है मेडुला एब्लोंगेटा। मेडुला एब्लोंगेटा पश्च मस्तिष्क का सबसे लास्ट भाग है। और इसके बाद ये जो मेडुला एब्लोंगेटा है, पश्च मस्तिष्क का सबसे लास्ट भाग है। ये जो मेडुला एब्लोंगेटा है, सिर, खोपड़ी के लास्ट में यहाँ पर नीचे पे एक छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र का नाम है फेरामोन मैग्नम। फेरामोन मैग्नम दिख रहा है यहाँ पर, ये बाहर की ओर निकला हुआ है। तो यहाँ पर ये किससे बाहर निकलेगा? पूरा तो हड्डी से ढका हुआ है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, खोपड़ी में एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को क्या कहा जाता है? फेरामोन मैग्नम। उस छिद्र से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो क्या कहलाता है? मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु नीचे की ओर पूरा कशेरुकाओं। कशेरुकाओं किसको बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी जो है ना, उस हड्डी के बीच में एक नाली पाया जाता है जिसको बोलते हैं केंद्रीय नाल। उस नाली में धागे के समान सिर से लेकर पूंछ वाला भाग, पूंछ समझते ना, पीछे पूंछ, वहां तक वो फैला होता है और फिर विभिन्न अंगों में पहुंचता है। इसके बाद अगला है आपका मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु में अगर हम देखें, और एक चीज और है इसका मस्तिष्क के बारे में, एक वयस्क व्यक्ति का मस्तिष्क का वजन कितना होता है आप लोगों को मालूम है? एक आध कोई है? 1500 ग्राम। कितना होता है? 1500 ग्राम एक वयस्क व्यक्ति का 1500 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। अब आगे देखेंगे इस मेरुरज्जु की संरचना के बारे में। और मेरुरज्जु कहाँ पर है? पश्च मस्तिष्क के लास्ट में जो सेरेबेलम है, मेडुला एब्लोंगेटा है, वो खोपड़ी के जो छिद्र है जिसका नाम है फेरामोन मैग्नम, वहां से धागे के रूप में निकलता है और सिर से लेकर पूंछ वाले भाग तक फैला हुआ रहता है और इस प्रकार से विभिन्न अंगों में पहुंचता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव में तंत्रिका समन्वय, मानव में नियंत्रण और तंत्रिका समन्वय, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ और तंत्रिका तंत्र के द्वारा इन दो चीजों के द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार से देखते हैं कि मस्तिष्क के पश्च भाग से, जो मस्तिष्क के पश्च भाग से सेरेबेलम पीछे की ओर
सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है पीछे की ओर स्कल यानी कि खोपड़ी के छिद्र फेरामोन मैग्नम से बाहर निकलता है और नीचे की ओर क्या कहलाता है? मेरुरज्जु कहलाता है। और इस मेरुरज्जु को देखें, मेरुरज्जु, और इसी से संबंधित एक और क्रिया है प्रतिवर्ती क्रिया। मेरुरज्जु को अगर हम ध्यान से देखें, इसके अनुप्रस्थ काट को अगर वो जो धागानुमा संरचना है, उस धागानुमा संरचना को काट को अगर हम अनुप्रस्थ काट को देखें तो हमको इस प्रकार से हृदय की आकार की संरचना दिखाई देगी। उल्टा हृदय है ना, उल्टा हृदय की आकार की संरचना दिखाई देती है। और ये भी इसमें विभिन्न प्रकार के भाग दिखाई दे रहे हैं हमको बाहर की ओर। ये 3 आवरणों से मिलकर बना होता है और इसके बीच में सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा होता है। इसको हम ध्यान से देखें तो 2 भाग हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पर 2 भाग है, एक बाहर की ओर का भाग, ये वाला भाग दिख रहा है, ये बाहर की ओर, और एक अंदर का भाग, ये वाला। तो बाहर का जो भाग है वो कहलाता है श्वेत पदार्थ और अंदर का जो पदार्थ है वो कहलाता है धूसर पदार्थ। धूसर मतलब थोड़ा धुंधलापन रहता है उसमें। और इसकी संरचना को और देखें, ऊपर का भाग पृष्ठ कहलाता है। तो पृष्ठ की ओर जो खांच पाई जाती है उसको बोलते हैं पृष्ठविदर, और नीचे की ओर का भाग कहलाता है अधर। तो अधर की ओर जो खांच पाया जाता है, खांच मतलब ऐसे मुड़ा हुआ रहता है ना, तो अधर की ओर जो खांच पाया जाता है उसको बोलते हैं अधर विदर, है ना। और इसमें चारों इधर अंदर के भाग में देखें तो 4 इस प्रकार से उभार निकले हुए हैं। तो इन उभारों को बोलते हैं श्रृंग। श्रृंग एक तरह से सींग शब्द बोल सकते हो, तो श्रृंग सींग से ही लिया गया है। तो ये श्रृंग जो है ऊपर की ओर है, तो ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? पृष्ठ। तो पृष्ठ की ओर जो श्रृंग पाया जाएगा वो कौन सा श्रृंग कहलाएगा? पृष्ठ श्रृंग। वैसी नीचे की ओर जो श्रृंग, ये दिख रहा है पृष्ठ श्रृंग, ये वाला जो भाग है ये देखो पृष्ठ श्रृंग। उसी प्रकार नीचे की ओर जो श्रृंग पाया जाता है, ऊपर में 2 श्रृंग है और नीचे की ओर भी 2 श्रृंग है। तो नीचे की ओर जो श्रृंग पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? नीचे का भाग क्या कहलाता है? अधर। तो अधर श्रृंग। बगल, बगल को क्या बोलते हैं? पार्श्व। तो बगल का जो श्रृंग है इसमें वो जो कहलाएगा पार्श्व श्रृंग। इस मेरुरज्जु के बीच में एक नाल पाया जाता है। बीच के प्राय केंद्र शब्द उपयोग करते हैं, तो बीच में जो नाल पाया जाता है, ये वाला जो नाल है, इस नाल को बोलते हैं केंद्रीय नाल। तो मेरुरज्जु हमारे जितने, अगर मेरुरज्जु के कार्य को देखें तो मेरुरज्जु का जो कार्य है, जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को वो क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला है इसी मेरुरज्जु से संबंधित क्रियाएं, जिसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया में अगर आप ध्यान दो तो प्रतिवर्ती क्रिया में आप ये चीज ध्यान दिए होगे, कभी सुई चुभता है, चुभता है तो क्या करते हो आप लोग? पैर को वहीं रख दिए रहते हो, या धोखे से कभी गर्म पानी में हाथ चला जाता है तो क्या करते हो? सोचते रहते हो कि हम हाथ को हटाएं कि पैर को हटाएं कि नहीं हटाएं? नहीं ना, आपके सोचने से पहले वो कार्य क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मस्तिष्क तक वो बात नहीं पहुंची। मस्तिष्क सोचने समझने का काम करते हैं ना, तो मस्तिष्क तक वो बात नहीं पहुंची, उससे पहले ही वो क्रिया क्या हो गई? संपन्न हो गई। तो इस क्रिया को कौन संपन्न करता है? मेरुरज्जु संपन्न करता है। देखें प्रतिवर्ती क्रिया कैसा होता है, अक्सर आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ना। या तो आपको ये मेरुरज्जु के बारे में पूछेगा या तो प्रतिवर्ती क्रिया का, हर साल आता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया को देखेंगे तो प्रतिवर्ती क्रिया में मान लीजिए कोई बाल्टी या टब है जिसमें क्या रखा हुआ है? गर्म पानी रखा है। तो उस गर्म पानी के उद्दीपन को कौन ग्रहण करेगा? हाथ डाल रहे मतलब उद्दीपन को ग्रहण करने वाला अंग क्या हुआ? हाथ। हाथ हुआ ना, हाथ से ही ग्रहण किया ना, तो वो जो अंग कहलाएगा ग्राही अंग। ग्राही मतलब ग्रहण करना, है ना। और इस उद्दीपन को ग्रहण करने के बाद इस संवेदनाओं को कौन ले जाता है? तंत्रिका कोशिका।
तो ले जाने वाले तंत्रिका कोशिका को बोलते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, और इन संवेदनाओं को, देखो बना हुआ है तंत्रिका कोशिका का चित्र, ये जाने वाला और ये आने वाला, एरो के निशान से दिखा रहे हैं। तो ले जाने वाले तंत्रिका कोशिका को ये संवेदी तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, और ये तंत्रिका कोशिका उन संवेदनाओं को कहाँ ले जा रहा है, क्या चीज का चित्र है ये, मेरुरज्जु में। और फिर वहां से फिर उसके बारे में क्या करना है, हाथ को हटाना है कि नहीं हटाना है, उन संवेदनाओं को फिर प्रसारण करता है वापस। तो वापस आने वाली तंत्रिका कोशिका का नाम यहाँ पर बदल जाता है, क्योंकि अब वो उत्प्रेरित कर रहा है ना, तो वो तंत्रिका कोशिका कहलाता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। और ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका वापस उसी जगह पर आ जाते हैं, जैसे हाथ है तो हाथ पर, पैर है तो पैर के पास, और वहां की मांसपेशियों को उत्प्रेरित करते हैं कि हटाओ, तो वो अंग क्या हो जाता है, हट जाता है, अपने आप हट जाता है, हमको सोचने की जरूरत नहीं है, वो अंग अपने आप हट जाता है। तो इस प्रकार से अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का कार्य क्या क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना, तंत्रिका और मस्तिष्क के बीच संबंध स्थापित करना, और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। जैसे हमारे आंख के सामने कोई कीड़ा वगैरह आ जाए तो पलक क्या हो जाता है, अपने आप झपक जाता है, कि हम सोचते रहते हैं कि पलक को झपकाएं कि नहीं झपकाएं, नहीं ना। तो उसी प्रकार से अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हमारी इच्छा में हो या ना हो, वो क्रिया ना हो अधिकतर, वो क्रिया कहलाती है अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाओं को भी कौन नियंत्रित करता है, मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में आप लोग क्या क्या देखें, इसका मार्ग क्या क्या है, ग्राही अंग, ग्राही अंग से कौन सा, प्रेरक, इस तरफ जाते हुए संवेदी कहलाएगा, संवेदी तंत्रिका कोशिका, और संवेदी तंत्रिका कोशिका उस उद्दीपन को कहाँ ले जाता है, मेरुरज्जु तक, और फिर मेरुरज्जु से आता है वो वापस क्या कहलाता है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, और फिर उसी अंग में आता है, इस समय वो अंग कहलाता अपवाहक, उस यानी कि वहां पर जो पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो क्या करेंगी, उस कार्य को संपन्न करती हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का चाप है। तो इसमें अगर आप इसका मार्ग देखें, प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग हर साल आता है, आप लोग ध्यान दो कैसा है इसका मार्ग। सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, ग्राही अंग, उसके बाद ग्राही अंग से कौन ग्रहण करता है, उस उद्दीपन को, उद्दीपन ना, जो भी ऊष्मा हो, चाहे सूही चुभने का भाव है, वो उद्दीपन कहलाता है, उसको कौन ग्रहण किया, ग्राही अंग के बाद संवेदी तंत्रिका कोशिका, उसके बाद तंत्रिका संवेदी कोशिका के बाद मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु को संवेदना पहुंचा, और मेरुरज्जु के बाद वो संवेदना वापस रिटर्न होता है, वापस होता है। तो इस समय संवेदी कोशिकाएं जो है वो प्रेरक कहलाएंगी। अब प्रेरक तंत्रिका कोशिका, और ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका किसको उत्प्रेरित करेंगे, जो अंग है। अब ये ग्राही अंग नहीं कहलाएगा, अपवाहक कहलाएगा, मतलब उस कार्य को, यानी कि मांसपेशियों को उत्प्रेरित करेगा। तो मांसपेशी क्या करेंगे, कार्य को करने के लिए उत्प्रेरित होंगे और उस कार्य को संपन्न करेंगे। तो इस प्रकार से प्रेरक तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों को क्रियाशील, मांसपेशी क्या होंगे, क्रियाशील होंगे, यानी कि कार्य को संपन्न करेंगे। तो ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया के मार्ग, इस प्रकार से वो क्रिया संपन्न होती है। अब ऐसे ही लिखोगे, जब एग्जाम में भी लिखोगे तो इसी प्रकार से लिखोगे कि ग्राही अंग ग्रहण करता है उद्दीपन को, संवेदनाओं को, और संवेदी तंत्रिका कोशिका को देता है, और संवेदी तंत्रिका कोशिका से किसको मिलता है, मेरुरज्जु को मिलता है, और मेरुरज्जु से प्रेरक तंत्रिका कोशिका को, और प्रेरक तंत्रिका कोशिका से क्या होता है, मांसपेशियां क्रियाशील होती है। यानी कि इस प्रकार से, जैसे मैं चाकू पकड़ना है तो इस चाकू में, पर ये मेरी इच्छा से हो रहा है, वो अनैच्छिक है, हमारे सोचने से पहले ही वो क्रिया, इतना कम समय लगता है कि हम सोच भी नहीं पाते। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है। इसके ये तो हुआ मानव का तंत्रिका तंत्र द्वारा समन्वय।
अब है रासायनिक पदार्थ। जैसे पौधे में रासायनिक पदार्थ देखे, कौन कौन सा देखे? ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, है ना, एथिलीन हो गया। उसी प्रकार मनुष्य में भी विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला इनको अंतःस्रावी, ये जो रासायनिक पदार्थ है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं और ये बहुत सारे विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो इसमें से सबसे पहला प्रकार है अंतःस्रावी ग्रंथियों के। पहला है थायराइड। थायराइड एक ग्रंथि का नाम है, थायराइड, और इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है और इस थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन से ही व्यक्ति में वृद्धि संपन्न होती है, यानी कि वृद्धि की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसी के द्वारा अगर इसका कम स्रावन हो तो वृद्धि क्या होता है? रुक जाता है। बौना मनुष्य देखियो ना, तो उसमें क्या होता है? ये वाला हार्मोन नहीं पाया जाता है जिसके कारण उसका वृद्धि नहीं होता, इसलिए वो मनुष्य क्या हो जाता है? बौना होता है। ठीक है, तो कम श्रवण होगा तो क्या हो जाएगा? उसमें वृद्धि कम होगा। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, इस हार्मोन का मात्रा ज्यादा हो गया तो ग्लूकोज की खपत बढ़ जाएगी, घबराहट होगा और हमको क्या महसूस होगा? थकान महसूस होगा। अगला हार्मोन है, इसी में अगला ग्रंथि का नाम है फ्यूज ग्रंथि। अगला ग्रंथि है फ्यूज ग्रंथि और फ्यूज ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन का स्रावन होता है। तो इसमें से पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, किसको नियंत्रित करेगा? वृद्धि को, है ना। तो ये मनुष्य में वृद्धि की क्रिया को नियंत्रित करेगा। इसी का दूसरा हार्मोन है, दूसरा इससे सिक्रीशन होने वाला हार्मोन है थायरोट्रॉपिक। थायरोट्रॉपिक हार्मोन, और ये जो थायरोट्रॉपिक हार्मोन है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ये थायराइड ग्रंथि है ना, इसको नियंत्रित करता है। तीसरा इसका हार्मोन है ये सारे कहां से स्रावित हो रहे हैं? फ्यूज ग्रंथि से, है ना। इसमें का तीसरा हार्मोन है एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक। एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये एड्रिनल ग्रंथि मतलब किडनी के ऊपर ये ग्रंथि पाया जाता है, वहां पर से ये स्रावित होता है और इस हार्मोन से एड्रिनल कार्टेक्स स्रावन नियंत्रण होता है। अगला हार्मोन है फॉलिकल हार्मोन। इसी का चौथा है फॉलिकल हार्मोन। फॉलिकल शब्द प्राय फॉलिकल से यानी कि फॉलिकल का निर्माण यानी कि अंडाणु के निर्माण और शुक्राणु के निर्माण को उत्तेजित करता है। ये वाला हार्मोन, ये जो फॉलिकल हार्मोन है वो अंडाणु के निर्माण और शुक्राणु के निर्माण को क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पांचवा है लेक्टोजेनिक। लेक्टोजेनिक हार्मोन पांचवा है लेक्टोजेनिक हार्मोन। लेक्टो शब्द प्राय दूध के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप अगर ध्यान देंगे कि जब माता गर्भित होती है उसी समय ही दूध का, जब शिशु उत्पन्न होता है तभी दूध का स्रावन होता है, बाकी समय नहीं होते। यानी कि इससे यह सिद्ध होता है कि हार्मोन हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तभी वो उत्प्रेरित होकर के उस विशिष्ट कार्य को संपन्न
करते हैं। तो ये जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है वो गर्भित माता में दुग्ध स्रावण की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके बाद अगला हार्मोन है एंटीडियोटेरिक, छठवा है हार्मोन, एंटीड्यूटेरिक हार्मोन। तो ये जो एंटीड्यूटेरिक मात्रा हार्मोन जो है वो रुधिर में जल की मात्रा को नियंत्रित करना है। अगर रुधिर में जल की मात्रा कम हो रहा है तो बाहर से और ग्रहण करने का आदेश देगा। आपको प्यास लगता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, शरीर में पानी की कमी है। अगर रुधिर में शरीर जल की मात्रा क्या हो रही है, अधिक हो रही है, तो उसको वो छान करके यूरिन के रूप में बाहर निकाल देगा। ये तो हो गए पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। इसके बाद अगला ग्रंथि है, तीसरा नंबर का, अभी तक 2 ही हुए हैं। तीसरा नंबर का जो हार्मोन है पेंक्रियास। पेंक्रियास शब्द जब आप लोग पाचन पढ़ते हो उस समय आता है पेंक्रियास। पेंक्रियास अंग्रेजी का नाम है, हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं इसे। और इस पेंक्रियास से हार्मोन सिक्रीशन होता है या स्रावन होता है। इस हार्मोन के द्वारा ग्लूकोज का पाचन होता है, यानी कि शरीर में जो ग्लूकोज है उसका उपापचय की क्रिया होता है। और यही अगर हार्मोन, इस पेंक्रियास से जो हार्मोन सिक्रीशन होता है वो हार्मोन अगर कम हो जाए, इसका सिक्रीशन कम हो जाए, तो क्या होगा, शरीर में उपस्थित ग्लूकोज का पाचन नहीं होगा। तो पाचन नहीं होगा तो कौन सी बीमारी होगी, शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज मतलब मीठापन, मीठा मतलब शक्कर, किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, शक्कर की। तो इस प्रकार की बीमारी को क्या बोलते हैं, शुगर या फिर मधुमेह, है ना, या डायबिटीज अंग्रेजी में बोलेंगे। तो ये जो पेंक्रियास है इससे जो हार्मोन सिक्रीशन होता है उसकी अगर कम मात्रा में सिक्रीशन हो तो मधुमेह की बीमारी हो जाता है। अगर अधिक मात्रा में इसका स्रावन हो तो शर्करा की कमी हो जाएगी शरीर में, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, है ना। इसी का अगला है एंटीडियोटेरिक। ये सारे हार्मोन के नाम हैं, ठीक है। एंटीडियोटेरिक हार्मोन के नाम है पेंक्रियास। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको नहीं बताए, पेंक्रियास से कौन सा हार्मोन स्रावन होता है, इंसुलिन। ये मेन चीज है। पेंक्रियास ग्रंथि का नाम है और इससे स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इसी की कमी से शरीर में शक्कर की बीमारी होती है और अधिक हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिया होता है। अगला है एंटीडियोटेरिक। ये शरीर में अगर जल की मात्रा कम ज्यादा हो उसको नियंत्रित करता है। इसके बाद अगला है जनन ग्रंथि, चौथा नंबर का है जनन ग्रंथि। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, किसको नियंत्रित करेगा, जनन से संबंधित, जनन मतलब जन्म, प्रजनन, है ना। तो इसमें पहला है अंडाशय। अंडाशय से जैसे इसे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावन होगा और द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करेगा। मादा में जनन क्षमता विकसित होगा। अगर इसकी कम ही हो गए तो जनन क्षमता कम हो जाएगा और अधिक होगा तो लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जल्दी आ जाएंगे। दूसरा इसी का भाग है अंडाशय के बाद विषण। विषण इसे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन होता है और ये नर में लैंगिक लक्षण को उत्पन्न करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो लैंगिक अंगों का विकास कम हो जाएगा, अधिक होगा तो लैंगिक लक्षणों का विकास जल्दी दिखाई देगा। अगला है एड्रिनल ग्रंथि, छठवां नंबर है एड्रिनल ग्रंथि और इस ग्रंथि से कार्टिस्टेरॉन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो प्रोटीन को शक्कर में बदलने का कार्य करता है।
अगर इसकी कमी हो जाए तो पुरुषों में स्तन का निर्माण होगा और महिलाओं में दाढ़ी का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ और तंत्रिका कोशिका, जैसे ये रासायनिक पदार्थ विभिन्न हो गए जो विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों से स्रावन होते हैं, और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ और तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही शरीर के सारे अंग अपना कार्य सुचारू रूप से, सुसंगठित रूप से अपने अपने कार्य को करते हैं। धन्यवाद।